नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए सरकार ने आज कई बड़ी घोषणाएं कर दी है। साथ ही किसानों और गरीबों के लिए आज बड़ी खबरें हैं। तो वहीं मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। आज की बिहार की महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आज से बिहार में भारी बारिश होने वाली है। आज से मौसम विभाग के द्वारा कहा गया है कि बारिश अपने सभी रिकॉर्ड को तोड़ सकती है। आज से 30 अगस्त तक बिहार में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही आम जनों को सावधान रहने की अपील की गई है। बिहार के कई जिलों पर भारी तो कहीं अति भारी बारिश की स्थिति बन रही है। देखिए, मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक आशीष कुमार ने बताया कि इस दौरान उत्तर बिहार के 1-2 स्थानों पर तो भारी से भी बहुत भारी बारिश हो सकती है और साथ ही पूरे बिहार में वज्रपात की आशंका है। अतः बिहार वाले सावधान रहें। मौसम विभाग ने इसको लेकर प्रेस विज्ञप्ति भी जारी कर दी है। मौसम विभाग ने पत्र जारी करते हुए कहा कि इस दौरान नदियों के जलस्तर में भारी वृद्धि होगी। तो वहीं वज्रपात से जान माल एवं पशु की हानि की संभावना है। आंधी और वज्रपात से खड़े फसलों एवं फलदार वृक्षों को नुकसान होगा। साथ ही तेज आंधी तूफान आने की भी संभावना है। अतः झुग्गी झोपड़ी टीन और कच्चे मकानों को भी नुकसान होने वाला है। किसान भाइयों से अपील की गई है कि जब मौसम खराब दिखे तो कृपया खेत में ना जाएं। बिहार के जिन जिलों में जोरदार बारिश होने वाली है उनमें से मुख्य रूप से ये जिले शामिल हैं, जैसे पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा और नवादा। इसके बाद भी बिहार के कई जिले ऐसे हैं जहां जोरदार बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अतः पूरे बिहार वाले जरा सावधान रहें। बिहार में इस बार समय पर बारिश नहीं होने से कई किसानों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। तो वहीं उत्तर बिहार में बाढ़ ने किसानों की फसलें बर्बाद कर दी है। तो इधर बिहार सरकार ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है कि जिन किसानों को फसलों में से क्षति हुई है, हानि हुई है, वे आवेदन कर सकते हैं। उन्हें सहायता राशि प्रदान की जाएगी और फसलों की क्षति पर सहायता राशि को अक्टूबर तक आवेदन करने के लिए समय दिया गया है। आवेदन प्रक्रिया जारी है, किसान आवेदन कर सकते हैं। फसल क्षति का आकलन फसल कटने के आधार पर होगा। 15 फरवरी 2024 तक नुकसान आकलन कर प्रभावित पंचायतों का चयन कर लिया जाएगा। उसके बाद इन पंचायतों के किसानों को दस्तावेज अपलोड करने का समय दिया जाएगा, जो 15 मार्च तक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। फिर इन किसानों को अप्रैल 2024 तक सहायता राशि दे दी जाएगी। इनके खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे। किसानों को धान और मक्का की फसल क्षति पर तो अनुदान की राशि मिलेगी ही, उसके साथ ही सब्जियां जैसे आलू, गोभी, बैगन, टमाटर और सोयाबीन की फसल क्षति पर भी सहायता राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खुद बिहार के जिलों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किन जिलों में बारिश नहीं होने से किसान परेशान है, कहां खेती हुई है, कहां खेती नहीं हुई है। जिन जिलों में बारिश नहीं हुई है उन जिलों के किसानों को पूरी मदद दी जाएगी। बिहार के कई जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया जाएगा। औरंगाबाद, गया, नवादा, शेखपुरा, जमुई और नालंदा जिले का मुख्यमंत्री जी ने हेलीकॉप्टर से जाकर हवाई सर्वेक्षण किया। बाकी जिलों का भी हवाई सर्वेक्षण किया जाएगा। पिछली बार सहायता राशि के तौर पर 3500 रुपये दिए गए थे। इस बार सहायता राशि बढ़ाई जा सकती है। लालू प्रसाद यादव को बिहार की जनता भगवान मानती है और आज इस बात की पक्की सबूत भी मिल गई है। देखिए, लालू प्रसाद यादव पर कांवर लेकर जल चढ़ाने के लिए लालू यादव के भक्त पहुंच गए। देखिए, आमतौर पर सोमवार को श्रद्धालु जल लेकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। श्रद्धालु गंगा जल या फिर किसी पवित्र नदी या किसी पवित्र स्थान का जल लेकर भगवान शिव के मंदिरों में जाकर चढ़ाते हैं। लेकिन बिहार की जनता लालू प्रसाद यादव को भी भगवान मानती है और लालू प्रसाद यादव के भक्त राजद कार्यालय पहुंच गए लालू प्रसाद यादव पर जल चढ़ाने। लेकिन ये अपने भगवान लालू प्रसाद यादव से मिल नहीं सके। दरअसल राबड़ी देवी के साथ लालू प्रसाद यादव गोपालगंज निकल गए थे।
जब मीडिया ने इनसे बात की तो इनका कहना है कि ये दोनों लालू प्रसाद यादव को भगवान मानते हैं और उनके ऊपर जल चढ़ाने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस प्रकार से ये दोनों कांवर लेकर लालू प्रसाद यादव जी पर जल चढ़ाने के लिए पहुंचे थे। बिहार में 1,70,000 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया चल रही है और इसके लिए 24 व 25 अगस्त को बहाली के लिए परीक्षा ली जा रही है। और इसी बीच अब बड़ी खबर आ गई है कि शिक्षक भर्ती का अब दूसरा चरण स्टार्ट होगा, जिसमें से 1.5 लाख पदों पर सरकारी शिक्षकों की बहाली की जाएगी। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम जुमलेबाजी नहीं करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। तेजस्वी यादव बोले कि अगले चरण में 1.5 लाख शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। साथ ही 10,000 पदों पर अस्थायी बहाली की जाएगी और कई विभागों में बहाली को लेकर प्रक्रिया शुरू की जानी है। तेजस्वी यादव स्वास्थ्य विभाग में भी 1,60,000 पदों पर बहाली करने वाले हैं और इसके लिए भी शायद चुनाव आने का इंतजार किया जा रहा था। शिक्षक बहाली का दूसरा चरण में 1,50,000 पदों पर वैकेंसी आएगी और नई भर्ती में कक्षा 6 से लेकर 8 तक के लिए भी पद होगा और माना जा रहा है कि इसमें 32,000 शिक्षकों की बहाली की जा सकती है। और साथ ही नई भर्ती में सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला लागू होगा, यानी बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए इस बार आवेदन नहीं लिया जाएगा। यदि कोई बीएड वाले ब्रिज कोर्स किए हुए रहेंगे वे ही प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं, नहीं तो डीएलएड वालों को ही लिया जाएगा प्राथमिक शिक्षक के पदों पर। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खबर है। इस बार नवंबर महीने से ही सरकार धान की खरीद करना शुरू कर देगी। आमतौर पर धान की खरीद की प्रक्रिया दिसंबर से शुरू होती थी, जिससे कई किसानों को काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता था। कई किसानों को लेट होने की वजह से अपने धान को बिचौलियों के हाथों बेचना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब नवंबर के महीने से ही धान की खरीद के साथ शुरू हो जाएगी कुटाई। जो किसान धान बेचना चाहते हैं वैसे किसान अब 1 सितंबर से ही सहकारिता विभाग की वेबसाइट पर आकर आवेदन कर सकते हैं। 15 अक्टूबर तक चावल मिलों की टैगिंग और चयन का काम पूरा कर लिया जाएगा और 1 नवंबर से पैक्सों और व्यापार मंडलों को किसान धान बेच सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कहना है कि बिहार में सुशासन का राज है। बिहार में कहीं भी कोई भी अपराध नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार जी ने कहा कि बिहार बिल्कुल शांत राज्य है, यहाँ कोई भी अपराध नहीं हो रहा है। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। पुलिस, पत्रकार, ठेकेदार, व्यापारी से लेकर गवाह तक गोलियों से छलनी किए जा रहे हैं। बिहार में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ ही दिनों में आंकड़ों की बात करें तो वारदातों से बिहार दहल उठा है। एक के बाद एक हत्याएं होती ही जा रही है और सरकार मौन बैठी हुई है। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि बिहार में तो अपराध हो ही नहीं रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या इतने बड़े आपराधिक घटनाओं को नीतीश कुमार जी आम बात मान लिए हैं या सरकार ये मान ली है कि इतना अपराध तो चलता है? और यदि सरकार ये मानती है कि बिहार में अपराध नहीं हो रहा है तो आखिर ये अपराध को रोकने के लिए कुछ कदम भी उठाएंगे या नहीं? या ये सरकार ऐसे ही कहती रहेगी कि यार कहाँ अपराध हो रहा है, थोड़े ना ये सब अपराध है। बिहार में जिस तरह अपराध बढ़ रहे हैं वैसे में एक बार फिर से आम लोगों के बीच दहशत का माहौल बन गया है। कुछ घटनाएं गिना देता हूं। देखे 14 और 15 अगस्त की रात समस्तीपुर के मोहनपुर थाना के एसएचओ नंद किशोर यादव की अपराधियों ने हत्या कर दी। अगली घटना 18 अगस्त को अररिया में घटी, जहां अपने भाई की हत्या के गवाह पत्रकार विमल यादव की हत्या अपराधियों ने कर दी। तीसरी घटना बेगूसराय में गोली मारकर युवक की हत्या कर दी गई। गाड़ी पार्क करने के मामूली विवाद में बदमाशों ने पिता पुत्र समेत 3 लोगों को गोली मार दी। 19 अगस्त को समस्तीपुर में एक सब्जी विक्रेता को गोली मार दी गई। तो वहीं इसी दिन अपराधियों ने नालंदा में 2 लोगों को गोली मार दी। तो वहीं 20 अगस्त को अपराधियों ने एक पति पत्नी को गोली मार दी। तो वहीं 20 अगस्त को ही ठेकेदार राजीव कुमार की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अगली घटना बेगूसराय में घटी, जहां रिटायर्ड शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बिहार में हर दिन अपराध हो रहा है, लेकिन नीतीश कुमार जी को दिखता ही नहीं है कि यहाँ कोई अपराध भी होता है।
जो ये महागठबंधन वालों ने और नीतीश कुमार जी ने इतने सालों में नहीं कर पाए। लालू यादव ने चरवाहा स्कूल खोल के कोशिश की, नीतीश कुमार जी ने कई तरह के प्रयास किए, लेकिन बिहार की शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरी और कुछ ही दिनों में के पाठक ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधार कर रख दिया है। लेकिन अब महागठबंधन वालों को इससे हो गई है दिक्कत, क्योंकि महागठबंधन के कोई भी नेता समय पर काम कुछ तो करते हैं नहीं। इनके नेता तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि पहली कलम से पहली कैबिनेट में हम 10 लाख नौकरी दे देंगे। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम 10 लाख रोजगार दे देंगे, और आज कह रहे हैं कि अगले साल देंगे। वो भी देंगे कि नहीं वो भी नहीं पता। कोई काम इनका सही से होता नहीं है। लेकिन आज आए हैं बिहार की शिक्षा व्यवस्था में अपर मुख्य सचिव बनकर के पाठक, जो शिक्षा व्यवस्था को सुधार कर रख दिए। तो इससे हो गए महागठबंधन वालों को दिक्कत। महागठबंधन के नेता ने कहा है कि बेलगाम घोड़ा हो गए हैं के पाठक। माले विधायक ने कहा कि अगर 80% बच्चे स्कूल पहुंच गए तो बैठने की जगह नहीं मिलेगी। अरे साहब, आप लोग क्या वहां किस लिए बैठे हो? बनाओ स्कूल। बैठने की जगह नहीं मिलेगी तो 80% बच्चे स्कूल नहीं आएंगे तो क्या स्कूलों में बच्चे पढ़ने के लिए एडमिशन लिए हैं, क्या घर में काम करने के लिए, या इनसे आप हमेशा काम ही करवाना चाहते हो? क्या बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो होशियार हो जाएंगे और आपको वोट नहीं देंगे? इस बात का आप लोगों को डर लग रहा है क्या? अगर बिहार में कुछ अच्छा हो रहा है तो क्या ये लोग सपोर्ट करेंगे कि उल्टा आप विरोध करना शुरू कर दिए हैं? बोल रहे हैं कि बच्चे स्कूल नहीं आना चाहिए। 80% बच्चे स्कूल आ गए तो पढ़ेंगे कहाँ? तो क्या आप लोग यहाँ बिल्डिंग नहीं बनाओगे? जो जनता के टैक्स के पैसे से शिक्षा व्यवस्था में इतने करोड़ रुपए पास कर आए हो, वो आखिर क्या खाने के लिए बैठा गया है? नीतीश कुमार जी के चश्मे का इलाज बिहार में नहीं हो पाता है। ये दिल्ली जाते हैं आंख का इलाज करवाने के लिए और अपना चश्मा बदलवाने के लिए, लेकिन इस खास चश्मे से भी नीतीश कुमार जी को बिहार में अपराध दिखता नहीं है। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बिहार में कहां कोई अपराध हो रहा है। तो अब बीजेपी वाले नीतीश कुमार जी के लिए खास चश्मा बनाएंगे ताकि नीतीश कुमार जी को बिहार में अपराध दिख सके। अब सम्राट चौधरी ने कहा कि बदमाश तांडव मचा रहे हैं और मुख्यमंत्री को अपराध नहीं दिखता है। नीतीश कुमार जी का चश्मा खराब हो गया है, इनको हम अब खास चश्मा देंगे। समस्तीपुर में दरोगा की हत्या के बाद अररिया में पत्रकार की हत्या, उसके बाद शिक्षक की हत्या समेत राज्य में अलग अलग जिलों में हो रही हत्याओं से बिहार दहल उठा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि अपराधियों के कहर से बिहार की जनता कराह रही है, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री को अपराध दिख ही नहीं रहा है। और ऐसे में हम बीजेपी वाले नीतीश कुमार जी के लिए ऐसा चश्मा उपलब्ध कराना चाह रहे हैं जिससे उन्हें सब कुछ साफ साफ दिख सके। बिहार में आए दिन शराब माफिया और बालू माफिया का आतंक बढ़ता जा रहा है। सरकार कुछ नहीं कर रही है, पुलिस वालों को ही उल्टा बालू माफिया और शराब माफिया पीटने का काम कर रहे हैं। दरअसल बालू माफिया और शराब माफिया को संरक्षण देने से बिहार सरकार को फंड मिलता है, इन्हें कमीशन मिलता है, जिससे नीतीश और तेजस्वी की सरकार चल रही है। दरअसल ये सारी बातें कहना है बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी का। इन्होंने कहा कि शराब और बालू माफिया की पॉलिटिकल फंडिंग से चल रही है नीतीश तेजस्वी की सरकार। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार के राजद से मिलने के कारण राज्य में अपराधियों का मनोबल चरम पर पहुंच गया है। ये सरकार गवाहों की भी रक्षा नहीं कर पा रही है। इन्होंने कहा कि सरकार शराब माफिया और बालू माफिया की पॉलिटिकल फंडिंग से चल रही है, इसलिए उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती। मुंबई में विपक्षी पार्टियों का गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक होने वाली है और इसमें आम आदमी पार्टी शामिल होगी। सीएम केजरीवाल ने सब कुछ साफ कर दिया है। देखिए, विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाली है। इस बैठक में 26 से भी अधिक विपक्षी दलों के करीब 80 नेताओं के शामिल होने की बात कही जा रही है और इस बैठक में गठबंधन के संयोजक और उनके सदस्यों के नाम तय किए जाएंगे। और बड़ी खबर है कि इस बैठक में आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि वह मुंबई में होने वाली बैठक में शामिल होंगे। बिहार में 1,70,000 पदों पर जो सरकारी शिक्षकों की बहाली निकली है, इसके लिए 24 व 25 अगस्त को होगी परीक्षा।
प्रथम पाली सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक होगी, तो वहीं द्वितीय पाली दोपहर 3:30 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक निर्धारित की गई है। सुबह 7:30 बजे से ही अभ्यर्थियों की सघन तलाशी के पश्चात केंद्र के प्रवेश द्वार पर अभ्यर्थियों के ई एडमिट कार्ड पर छपे QR कोड की स्कैनिंग कर फोटो एवं पहचान पत्र का मिलान करते हुए परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। तो वहीं महिला अभ्यर्थियों के जांच के लिए अलग कक्ष व घेरायुक्त स्थल की व्यवस्था की जाएगी। सभी परीक्षा केंद्र के द्वार पर नियंत्रण कक्ष एवं सभी परीक्षा कक्ष में CCTV कैमरे लगाया जाएगा। साथ ही परीक्षा का लाइव टेलीकास्ट के लिए सभी कैमरों को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा तथा सभी परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल जैमर की भी व्यवस्था की जानी है। साथ ही DM ने सभी परीक्षा केंद्र पर एक जेनरेटर की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया है।